हाँ मेरी चुनरिया पी की पगड़िया, हमारी चुनरिया पी की पगड़िया, दोनों बसंती रंग दे, दोनों बसंती रंग दे, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। ये हैं शेरी रज़ा साहब। आपने इनको कोक स्टूडियो पे और मुख्तलिफ जगहों पे गाते हुए सुना था। शेरी साहब बिग फैन। अरे सर, अली भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच, थैंक यू। शेरी साहब और मैं यहाँ पे ह्यूस्टन में हैं और यूएस से हम आए हुए हैं। इनकी जो यात्रा है यूएसए की वो भी सुनते हैं। और मैं शेरी साहब आगाज़ में करूँगा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो बताइए क्या है। अली भाई, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया, और देखने वालों को मेरा सलाम। और अली अब्बास साहब जैसे शख्स से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी शख्सियत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। तो आपका जो पहला सवाल है वही इतना डेंजरस है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं, लोग कहते हैं कि जी अवार्ड मिला, ये हुआ, वो जी हुआ। जी। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ी अचीवमेंट वो थी जब मेरी मुलाकात आबिदा परवीन साहिबा से हुई। और उन्होंने जब ये कहा कि मुझे आपकी आवाज़ से, आपकी शख्सियत से, आपके अंदाज से मोहब्बत है, तो आप यकीन जाने कि मेरे पास वर्ड्स नहीं थे। मैं स्पीचलेस था। और आमिर भाई भी कह रहे थे कि खड़े हो गए ये बात यार, सुनते आप। आमिर भाई भी कह रहे थे कि यार ये, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी ज्यादा वो तारीफ करेंगी मेरी। और वो तो खैर वो सबकी ही बहुत बहुत आजिज पर्सन है और बहुत ही आजी है उनके अंदर, और यही अल्लाह ने उनके अंदर रखा है। तो वो, उन्होंने इस मोहब्बत से मेरे लिए अल्फाज कहे, मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। अच्छा शेरी भाई, अमूमन ये होता है कि हम लोग कह देते हैं वैसे ही ना रवायतन कि जी मैं आपका बड़ा फैन हूँ और मुझे आपके गाने बड़े अच्छे लगे हैं। बाकायदा मैंने वो आबिदा जी का क्लिप आपके साथ देखा और उन्होंने ये कैटेगरी के लिए ये बात कही कि शेरी, ये मैं बात ऐसे नहीं कर रही, जी आई मीन दिस। जी जी, ऐसा ही है। और उन्होंने, उनके साथ गाने का मौका मिला, और फिर उन्होंने एक चीज़ को बड़ा पर्टिकुलरली मेंशन किया जिसका आप कह रहे हैं कि वो जो चैनल था वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से उस पे कंट्रोवर्सीज थी। तो हम लोग जब गए और हमने जब जिक्र अहले बैत किया, जिक्र खुदा किया, जिक्र रसूल किया, तो उससे जो पॉजिटिविटी आई उस चैनल पे भी, हमारे प्रोग्राम पे भी, तो उसका उन्होंने इशारतन बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया। सही है। अच्छा शेरी भाई, देखा ये गया है कि जो आर्टिस्ट हैं उनको एक ठप्पा जो है, आपकी जुबान में ठप्पा जो कहते हैं जी, वो तब लगता है जब आप इंडिया से होके आते हैं। तो आपको भी डेफिनेटली माशाल्लाह, आपका इतना ज़बरदस्त कलाम आप पढ़ते हैं, इतना ज़बरदस्त आपका म्यूज़िक है, तो ये कैसे हो सकता है कि इंडिया से आपको जो है वो ऑफर ना आई हो? इंडिया से हकीकतन मुझे कोई ऑफर तो नहीं आई, लेकिन हर आर्टिस्ट जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ की मार्केट से जब आप काम करके आते हैं तो आपको इंटरनेशनली लोग पहचानना ज्यादा शुरू कर देते हैं और ज्यादा आपकी वर्थ बन जाती है। और अपने गाने की, और बड़ी मार्केट है बॉलीवुड की। तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं आई, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि हमारे एक लेजेंड है जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको करीक रहमत करे, मोइन अख्तर साहब। वाह वाह वाह, क्या नाम लिया उन्होंने जब मुझे फर्स्ट टाइम सुना तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी, मैं आपको वो छोटा सा मुझे याद आ गया कि जब मैंने परफॉर्मेंस की और वो स्टेज पे आ गए और उन्होंने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, तो मैं जाने लगा। जब उनको माइक दिया तो मैं जाने लगा कि शायद एक गाने के बाद ही मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो गई। तो उन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ लिया कि जाओ नहीं, यहाँ रुको। और ऑडियंस में शुरू हो गया कि देखें जी, मैंने सारी दुनिया में परफॉर्म किया है, सारी दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स के साथ मैंने काम किया है। दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के, दुनिया में आर्ट की, टैलेंट की कदर होती है। और यहाँ पे हम लोगों को पाकिस्तान में जो है वो ये होता है कि जी बहुत फेम आदमी है तो उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन आर्ट की नहीं करते। सही। इस बच्चे ने जो गाया है, उस वक्त मैं कहीं टीवी पे नहीं आता था, कहीं फेम नहीं था। तो उन्होंने कहा इस बच्चे ने जो गाया है, अगर इसने दुनिया में कहीं और गाया होता तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती और लोग खड़े होकर इसके लिए तालियां बजाते। अच्छा। ये मोइन अख्तर साहब का कहना था कि सारे डॉक्टर्स, और वो पूरी डॉक्टर्स का शो था, वो सारे खड़े होकर उन्होंने ना मुझे ऐसे क्लैप दी। मैं ऐसा था कि मोइन अख्तर मेरे बारे में ये कह रहे हैं, और वो उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ स्टेज पे कहा कि तालियां लेने के लिए या तारीफ करने के लिए। वो उतर के जब स्टेज पे आए तो मुझे कहा, इधर आओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम तरक्की करो, मुझे पकड़ लो। मेरे इंडिया में ताल्लुकात हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको तुम्हारी आवाज गाने के थ्रू देना चाहता हूँ,
तुम वहां से काम करो, मैं उनको बोलता हूँ। लेकिन फिर बैड लग गया हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ऐसे हुए कि वहां से आर्टिस्ट जो गा रहे थे, जो कॉमेडी के लिए भी गए हुए थे, हमारे बहुत सारे दोस्त, वो सब वापस आ गए। कुछ मामला ऐसे हुए कि वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों के लिए ब्लॉकेज हो गई, और फिर काफी दिनों तक वो रही, जो कि अभी भी है, लेकिन बीच में खुला था। तो फिर उस दौरान पहले मोइन भाई की वालिदा का इंतकाल हुआ, फिर 6 महीने 8 महीने बाद वो उसमें बड़े प्रेशर में थे, तो मोइन साहब का भी फिर इंतकाल हो गया। मोइन साहब खुद बड़े कदरदान थे आर्टिस्ट की, क्या वो सपोर्ट भी करते थे इस तरह जिस तरह आपको कह रहे हैं कि मैं आपकी बात करवाता हूँ वहां पे, आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ? बहुत लोगों को किया उन्होंने सपोर्ट। अच्छा। बहुत लोगों को इस तरह भी किया कि किसी को इंट्रोड्यूस कर दिया, कहीं ARY पे कहीं काम दिलवा दिया, कहीं ड्रामे में किसी को एक्टिंग दिलवा दी। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हमारे नामवर आर्टिस्ट हैं, मैं अगर आपको नाम बताऊंगा आप कहेंगे अच्छा ये भी मोइन साहब के लाए हुए लोग थे। और दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे थे जैसे हमारे म्यूजिशियंस थे, ड्रमर हैं। ड्रमर को आप सोचें, वो पढ़ा लिखा था हमारा दोस्त, उसको बैंक में जॉब करा दी, किसी ने कह दिया यार इसको रखें जरा, ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये उसके बाद डिग्रीज हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन वो अहल भी हो, जो जिसकी जहां अहलियत होती थी ना, वो उसको जहां पे उनके ताल्लुकात होते उसको फिट करवा देते। शहरी भाई, ये कहा जाता है कि जो आर्टिस्ट होता है वो जिंदगी में उसको कोई ना कोई बड़ा दुख जरूर मिलता है, या उसकी जिंदगी में कोई बड़ा दर्द आता है, तब जाके उसके अंदर से जो आर्ट है और वो डेप्थ से वो आर्ट निकलता है। तो क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा मामला हुआ है कि आप जिंदगी में बहुत दुखी रहे हो, कोई बहुत दर्द आपको मिला हो? कोई, क्या ये बात ठीक है कि आर्टिस्ट बड़ा बनने के लिए दुख और दर्द जो है उसका होना जरूरी है? मैं इतना नहीं समझता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद कुछ दर्द नहीं देखा होगा, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर पोजीशन पे ऐसा भी है जिंदगी में, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप नीचे से आते हैं ना स्ट्रगल करके, और आप सारी नशेब फराज देखते हैं जिंदगी के, कहीं आपको काम नहीं मिल रहा होता, परेशान होते हैं, कहीं आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती, कहीं कुछ होता है, फिर आप उसके बाद सरवाइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। वो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं एक मंजे हुए आर्टिस्ट के लिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर सिर्फ हलवा आके फौरन से सिफारिश मिल जाए, फौरन से काम मिल जाए, तो आप फिर लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाते। तो आपको वो रगड़ा जो है ना, वो जिंदगी का बहुत जरूरी होता है। सही। मुझे ऐसा कोई दुख तो नहीं मिला कि मैं जिसकी वजह से मैं कहूँ कि जी मैं बड़ा फनकार बन गया, यूं है। हाँ, जब मुझे लोग पहचानने लगे, और जब मेरे एक शनाख्त बन गई टेलीविजन के हवाले से और मीडिया के हवाले से, म्यूजिक के हवाले से, तो जो जिंदगी का मुझे लगता है कि इस वक्त तक का मेरा सबसे बड़ा दुख है, वो था आमिर लियाकत की डेथ का, आमिर लियाकत की इंतकाल का। तो उसके बाद मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि अल्लाह ने उस आदमी को मेरे लिए वसीला बनाया था। उस आदमी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत मुझे पॉलिश किया। मेरे अंदर के आर्ट को तो छुपा हुआ था, जो मुझे नहीं पता था बहुत सारी चीजें कि मैं ये भी कर सकता हूँ। स्पेशली राइटिंग, मैं सॉन्ग राइटिंग बहुत पहले से करता था, लेकिन हमद लिखना, नात लिखना, मनकबत लिखना, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। उस आदमी ने मेरे अंदर के राइटर को इस तरफ मोल्ड किया। डांटते भी थे, बहुत ज्यादा डांटते थे, और प्यार भी ऐसे करते थे। अच्छा, लाइव डांट भी देते थे, और लाइव ही ऐसी रिस्पेक्ट भी करते थे कि भाई इस जैसा कोई है तो बताएं। तो उस आदमी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी। तो उनके चले जाने का बहुत दुख था, और जिस तरह से वो गए सारी दुनिया ने देखा है, बहुत ज्यादा दुख था। वैसे मेरी भी एक ज़िंदगी में उनके साथ एक मुलाकात रही है। मैंने न्यू टीवी पे मज़हब का प्रोग्राम शुरू करना था, तो आपको पता है मज़हब के प्रोग्राम में तो उनका कोई साथी नहीं रहा माशाल्लाह जिंदगी में। रमज़ान ट्रांसमिशंस बल्कि जो ट्रेंड था बिल्कुल मौजूद है दिया, और आपने भी माशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा काम किया। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, आप मुझे कोई मशवरा दें। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ खत्म नबूवत पे जो है ना वो आप काम करें, बाकी कहता है ये फलसफा, ये साइकोलॉजी, ये रिलीजन के जो बाकी मामलात हैं बिल्कुल ऐसे इसको बस छोड़ें, आप इस पे काम करें। मुझे आज भी याद है, मैं अवारी पे मैं बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई, बड़ी शफकत से, बड़ी मोहब्बत से वो मुझे मिले और कहते हैं यार तुम्हें मैं एंकर भी बताऊंगा, तुम्हें मैं गेस्ट भी बताऊंगा, मैं तुम्हें सारी सपोर्ट करूंगा। और आप अंदाजा करें शहरी साहब, दिस वाज माय फर्स्ट मुलाकात उनके साथ। हाँ नहीं, वो ऐसे थे, मेरी उनके साथ पहली मुलाकात थी। असल में उनकी नजर बड़ी तेज थी माशाल्लाह, जो तजर्बा था ना वो पहचान जाते थे अली भाई के यार इस आदमी को अगर मैं यहाँ से लेके उड़ूंगा तो ये कहाँ तक जाएगा। तो वो शायद आपकी शख्सियत में वो पहचान गए थे कि यार अगर मैं इसको हल्की सी कुछ टिप्स दे दूंगा, कुछ सपोर्ट कर दूंगा तो इसका कैरियर लंबा जा सकता है। वो हर किसी को इतना वो करते भी नहीं थे, वो कहते थे अबे यार उसको कैसे करें यार, इसको आता तो है नहीं, अब उसने कह दिया तो अब चलो एक प्रोग्राम में तो पढ़ा दो यार, करा दो उसको। लेकिन जिसमें टैलेंट होता था ना, और जो मेहनती भी था, स्ट्रगल भी करता होता था, वो देखे शुरू से जब उनके साथ था ना तो वो आखिर तक ही साथ रहा। वो क्या नातख्वां हो, कोई आलिम हो, क्या कोई सिंगर हो, क्या हो, अगर वो टैलेंट है ना उसमें तो वो छोड़ते नहीं थे, जाने नहीं देते थे। अच्छा शहरी से, मुझे आप जैसे जो करीबी उनके दोस्त हैं, मुझे उनके साथ गिला है, क्योंकि आखिरी वक्त में ऐसे जब हालात आते हैं तो दोस्त कहीं ना कहीं उनको संभाल लेते हैं,
क्योंकि ये एक फ्रस्ट्रेशन का टाइम होता है। अगर आप उनको कहीं लेके दुबई निकल जाते, कहीं टर्की निकल जाते, जी उनके साथ वक्त गुजारते, तो हो सकता है ये मुकाम ना आता कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ती दुनिया से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि वो एकदम से नहीं हुई। तो पिछले मतलब उनके इंतकाल से 2-3 साल पहले से ही काम, उनकी जिंदगी में जो स्ट्रेसेस थे, वो जो चीजें खराब हुई हैं वो शुरू हो गई थी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने या मेरे किसी और करीबी दोस्त ने, जो आमिर भाई के भी करीब, उन्होंने ना समझाया हो। उन सब ने उनको बहुत समझाया कि ये ना करें आप, ये ना करें, ये ना करें। मैं ब्लेम नहीं दे रहा कि वो आदमी कैसा था, लेकिन एक मकाम के बाद, एक फेम के बाद, एक इज्जत के बाद, एक स्टेटस के बाद आदमी थोड़ा सा कहीं ऐसा हो जाता है कि वो फिर दूसरे को सुनता नहीं है। और खास करके हमको तो, हम तो छोटे भाइयों की तरह हैं, जैसे और भी लोग हैं वो इनके मातहत काम कर रहे हैं। वो कोई बड़ा होना, ऐसे में कोई वालिद होता है या वालिदा होती हैं या कोई चचा होता है, कोई वो जब समझाता है तो शायद उसको समझ में भी आती है। हम तो समझाने भी जाते तो हमें डांट पड़ जाती है, अबे तू हमें समझाएगा। मतलब फिर क्या करते थे कि यार चलो अब इनको वक्त ही समझाएगा भाई, अल्लाह ही बड़ा लॉस है, वैसे बहुत बड़ा लॉस है। दुख बहुत तो वो बस उनके अंदर ये था कि वो सुनते नहीं थे, बस मैं परफेक्ट हूँ। हाँ अच्छा, कभी सुनते भी थे। अच्छा सुनते भी थे। अच्छा, अब आपके साथ गुफ्तगू हो रही है, ये कैसे हो सकता है कि हम कोक स्टूडियो का जिक्र ना करें? हाँ जी। और वो आपका आई गेस जो कलाम है वो फारसी में है। जी फारसी में है कलाम, और ये कलाम जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद थे उस्मान मरवंदी, उस्मान हारून भी, सॉरी मरवंदी तो उस्मान मरवंदी तो लाल शहबाज कलंदर का नाम है। ठीक है। तो उस्मान हारूनवी जो है, उनका ये लिखा हुआ कलाम है फारसी में। तो ये तसव्वुफ का कलाम है। हमने एल्बम में 5-6 गाने अपने रखे थे, और जब कोक स्टूडियो के जो प्रोड्यूसर्स थे अली हमजा और जुहैब काजी, उनको जब हमने अपने एल्बम के सारे गाने दिए तो उसमें पंजाबी भी थे कलाम, बाबा बुल्ले शाह का भी था, उसमें उर्दू कलाम भी थे हज़रत अमीर खुसरो का, और इसमें ये कलाम भी था। तो उन्होंने ये देखा, उन्हें गाने सारे पसंद आए, लेकिन उन्होंने ये देखा कि हमारे जो कोक स्टूडियो के इस सीजन में 40 गाने, उसमें फारसी कलाम कोई नहीं है। ओके। तो उन्होंने कहा कि हम फारसी लेंगे। तो आपको फारसी आती थी? मैं हैरान हो रहा था आपका मैं सॉन्ग सुनते हुए कि आप इतनी खूबसूरत फारसी पढ़ रहे हैं कलाम में जी। वो आपने फारसी सीखी पहले, या ये थोड़ा बताइए कैसे हुआ? अच्छा, फारसी मैं बोल नहीं सकता, हकीकत बताऊं, जिस तरह मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोल नहीं सकता, लेकिन मैं गाता हूँ पंजाबी कलाम। ठीक है। तो उसमें होता यह कि मेरी वालिदा जो है वो फारसी बोलती हैं, वो उनकी जुबान फारसी है। ठीक है। तो मेरा ननिहाल सारा जो है वो फारसी बान है, सही, कद्दारी है। तो मैं अपने कजन है मेरा यावर अब्बास, मैं उसको इसमें फिर इन्वॉल्व करता हूँ, पहले कलाम भेजता हूँ, भाई ये कलाम है, इसका पहले तो मुझे मायने बता के ये क्या कह रहे हैं। ओके। जब वो आपको मायने पता चलते हैं, कलाम कहाँ से लेते हैं? कलाम तो ये किताबों में, इंटरनेट पे मौजूद है, किताबों में मौजूद है। ठीक है। तो जैसे कलाम लिया किसी बुजुर्ग का, तो वो आपने उससे, मैंने उससे ट्रांसलेशन ले ली कि यार इसका मीनिंग्स क्या है, उसने मुझे मीनिंग्स बताई। अच्छा, हर फारसी बान ये कर भी नहीं सकता, जैसे हम सब उर्दू बोलते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल और गालिब हर किसी को समझ में भी नहीं आता। तो उसके लिए उर्दू है, उसके लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उसको समझता हो, तालीम हो, उसकी नॉलेज हो, तो वो हमें एक्सप्लेन कर सकेगा गालिब क्या कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, मीर तकी मीर क्या कह रहे हैं। तो इसी तरह ये जो बुजुर्गों की शायरी है, ये भी आम फारसी नहीं है, ये जरा लेवल उसका हाई है। तो वो मेरा जो कजन है, सलीस कह लें आप, वो खुद भी शायरी, अदब, इन चीजों से इंटरेस्ट रखता है, यावर अब्बास। तो यावर अब्बास ने मुझे इसको प्रोनाउंस करना बताया। हाँ, प्रोनाउंसिएशन भी तो एक प्रोनाउंस के, अब जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि घर नहीं कहना है, कार कहना है। जी जी। तो वो जब तक वो एक्सेंट नहीं आता, इसी तरह फारसी का भी अपना एक एक्सेंट है। तो उसमें अलिफ को कैसे घुमा के कहते हैं, और किस तरह वो कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि मैंने उससे पूछे, उससे बार बार सुने, फिर कोशिश की कि ये। वैसे आपको पता है पाकिस्तान का एक तराना है वो भी फारसी में है? जी, सारा फारसी में, सारा फारसी। सिर्फ एक लफ्ज है का, हाँ, उर्दू का। अच्छा देखिए, वैसे कितनी हैरानकुन बात है कि हमने जो अपना तराना, अब आपने तराने की बात की है तो मुझे एक बात याद आ गई कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं तो बातों से बात, मुझे इतना कैरियर है 30 साल का, तो उसमें कहीं ना कहीं याद आएगी। 60 साल के बाद, 65 साल के बाद कौमी तराना दोबारा रिकॉर्ड हुआ है 2022 में जी। और पहले जो हमारा तराना इंटरनेशनली सब, मतलब नेशनल तौर पे जहाँ पे जो यूज होता था, वो 65 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। अभी रिकॉर्ड हुआ है 2022 में। तो उसमें 150 पाकिस्तानी सिंगर्स हैं
जिन्होंने अपनी वॉइस ओवर दी है, उसमें आपका भाई भी शामिल है। माशाल्लाह। तो उसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें उसका सर्टिफिकेट भी मिला है। ये ऑनर हो गया? जी ऑनियर हो गया, पिछले साल हो गया, 14 तो अगस्त ये पे। हर सिंगर ने एक एक जुमला बोला? नहीं, सब हम एक साथ खड़े थे एक हॉल अच्छा, में, एक साथ खड़े थे कोरस की तरह। ओके। हम सारे सिंगर उसमें, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, आरिफ लोहार साहब, फरिया परवेज, साहिर अली बग्गा, आप यू नेम इट, अहमद जाजेब, सब खड़े थे। और मैं फ्रंट लाइन में और बिल्कुल सेंटर में, अगर आप पिक्चर्स देखें उसकी तो वहां पे खड़ा अच्छा हूं। शहरी भाई, कोई अपनी ख्वाहिश ऐसी बताएं मुझे कि आप किस सिंगर के साथ स्टेज शेयर करना चाहेंगे? कोई ख्वाहिश है तो जरूर बताइए। देखिए, मैंने अपने रूहानी उस्ताद आबिदा परवीन साहिबा के साथ शेयर किया। अच्छा, किया हुआ है? जी, ठीक है। अपने रूहानी उस्ताद कह लीजिए, उस्ताद राहत फतेह अली खान के साथ 2 बार स्टेज शेयर किया हुआ है। अच्छा जी, और मैंने सज्जाद अली साहब के साथ शेयर किया हुआ है स्टेज, जो बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं। जी जी। तो उनके साथ, तो शफकत अमानत अली के साथ तो कई दफा मैंने शेयर किया। वो उनका सही। प्यार है, वो प्यार करते हैं। ये तो हो गया ना जो कर लिया आपने। जी। कोई बाकी जो रहेगी कोई ख्वाहिश वो मेरा बताएं। मेरा एक फेवरेट आर्टिस्ट है सोनू निगम सोनू निगम और ठीक है। आतिफ असलम। आतिफ असलम। आतिफ अच्छा, असलम मुझे आतिफ साहब तो मेरे यहाँ से कल आ रहे हैं। जी, नहीं वो आज है आज डैलस उनका में। इवेंट है। जी। ठीक है। तो इन दोनों के साथ, क्योंकि आतिफ एक रॉक स्टार है, उसके साथ भी करने का मेरा एक है ख्वाहिश कि कुछ लाइनें गा दी जाए। सोनू के साथ मैं समझता हूँ कि हमारा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सही। इसी तरह अगर मैं सोचता हूँ कि ए आर रहमान के साथ काम करने का मौका मिले तो वो मेरा बड़ा ड्रीम कम्स ट्रू। ओह यस यस। अच्छा, अब ये बताइए शहरी साहब, अब आप यूएसए में रह रहे हैं, पिछले तकरीबन 1 साल से रह रहे हैं यहाँ पे? जी, मैं तकरीबन 10 महीने 11 महीने हो गए। 1 साल हो गया आपको तकरीबन यहाँ पे। कोई ऐसी शख्सियत बताएं, कोई इंस्पायरेशनल शख्सियत यहाँ पे ह्यूस्टन में जिससे आप मिले हैं, आप उससे मुतासिर हुए, आपको उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी? हाँ जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं ज़्यादातर डैलस में रहा, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और यकीनन बहुत अच्छी अच्छी शख्सियातों से तारुफ हुआ, और कुछ को मैं पहले से जानता था जी लेकिन यहाँ ह्यूस्टन में जो मैं भी आया हूँ, मुझे 15-20 दिन हुए हैं जी। तो यहाँ पर जो मैं जिन लोगों को जानता था वो पहले से हमारे म्यूजिक के लोग हैं, वो सारे बड़े कमाल लोग हैं, बाकमाल लोग हैं। सही। लेकिन अभी जो मेरी मुलाकात हुई वो एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेसमैन है और उनकी एक शख्सियत है, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। शेखानी ग्रुप्स के CEO हैं जनाब अली शेखानी साहब। उनके साथ मेरी एक इवेंट में मुलाकात हुई थी। बहुत ही फनकार नवाज है, बहुत ही रिस्पेक्ट देना जानते हैं कि टैलेंटेड आर्टिस्ट को किस तरह रिस्पेक्ट दी जाती है, और वो खुद उनकी एक जो है वो शख्सियत है, वो बड़ी पुरअसर शख्सियत है। जी, उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। सही। अच्छा, अब थोड़ी सी आपसे 2-3 पर्सनल बातें कर लें। मैं आपके बेटे के साथ भी कुछ वक्त गुजारा, और हमारे जो बाप हैं वो तो बेटों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते, लेकिन जो मैंने बाउंडिंग देखी आपके बेटे के साथ, जिसमें आप गपशप लगाते हैं, आप साथ खाने भी खाते हैं, एक दूसरे के साथ शरारतें भी करते हैं आप जी, तो ये बाइंडिंग तो पाकिस्तान मैं खुद नहीं कर पाया अपने बच्चों के साथ, और मैं थोड़ा सा आपको देख के जेलस भी हुआ। अरे नहीं यार इतनी खूबसूरत आपने अपने बेटे के साथ जो बाउंडिंग रखी हुई है, आप बैठते हैं, खाते हैं, गपशप लगाते हैं, मूवी डिस्कस करते हैं, और बेटा भी माशाल्लाह आपका आर्टिस्टिक है, उसको भी ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं वो पता है। वो एक्टर बता रहा था कि अच्छी इसने एक्टिंग नहीं की, सुर का बता रहा होता है, सुर का बता रहा होता पापा ये रह गया ना सुर में, ये अच्छा नहीं आ सका इसका। ये कैसे किया आपने? मैं ये चाहूंगा कि ऐसी जो बाउंडिंग है ना, जी वो हर बाप बेटे की होनी चाहिए। अली भाई, बस टाइम की बात है ना। देखें, आप किसी भी रिलेशन को अगर टाइम देते हैं तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी डिवोर्स हो गई थी जल्दी जी। तो मेरा बच्चा बहुत छोटा था, तो मुझे और मेरी वालिदा ने मिलकर दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया रज़ा को, कि उसको ये फील ना हो कि उसके पास मदर नहीं है। सही। तो इस वजह से मैं और मेरी वालिदा हर लम्हे उसके लिए चीज़ों में रहते थे कि बस क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके साथ खेलना भी है, कैरम भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा, खेलना पड़ रहा है। तो बच्चा टाइम मांगता है। तो अच्छा, फिर ये हुआ कि मैं इसको ले जाता था अपने साथ, रज़ा को। मैं जहां भी ट्रांसमिशन में होता था, 16 घंटे की ट्रांसमिशन में बैठा हूँ, रज़ा मेरे साथ बैठा हुआ है। अच्छा। वो देख रहा है कि पापा क्या कर रहे हैं। जी माशाल्लाह। और रमजान में बैठा हुआ है, और आमिर भाई पूछ रहे हैं, भाई इसका तो रोजा नहीं है, बच्चा छोटा है, इसको तो कुछ खिला दो पिला दो, उसको भी तुमने वही रखा हुआ रोजे पे। मैं कहता सर वो नहीं खाता, मैंने पूछा उससे, नहीं पीता कुछ। अच्छा। वो भी वो अफ्तार ही हमारे साथ करता था। इतनी नजर थी कि वो देखते थे पूरे हॉल में किसने क्या खाया, सर वो पूरी टीम के बाप थे वो। क्या बात है। और बाय द वे अभी रज़ा ही हमारी वीडियो बना रहा है। तो इसमें कुछ अल्लाह की तरफ से, यकीनन अल्लाह की तरफ से भी सलाहियतें होती हैं कि बच्चे में भी ऐसी
सलाहियत है कि वो अपनी तरफ पिक करता है, आप भी उसको नोटिस कर रहे हैं। हम जहाँ पहले रहते थे वहां पे भी सब लोगों ने नोटिस किया कि रजा जो है बड़ा टैलेंटेड है, ये डिफरेंट बच्चा है, ये क्रिएटिव बच्चा है, इसको इस तरह ट्रीट करें, इसको इस तरह करें। तो बाकी बच्चा खुद प्यार करवाता है आपसे। आप देखें कि किसी और का भी बच्चा आप देखते हैं तो वो बच्चा वो हरकतें ऐसी कर रहा होता है कि आपको प्यार आ जाता है, यार ये कितना क्यूट बच्चा है। बिल्कुल सही तो है। ये बस आपसे दो आखिरी सवाल ये हैं कि मेरे जफर सईद साहब मेरे दोस्त हैं जिनका मैं जिक्र अक्सर करता रहता हूँ। जी जी जी। और उनका म्यूजिक के वो मैं उनको कहता हूँ कि वो एनसाइक्लोपीडिया है वो। क्या बात है। और मेरी ख्वाहिश है कि कभी मैं आपसे उनकी मुलाकात जरूर बिल्कुल इंशाल्लाह, फोन पे बात जरूर करवाऊंगा आपके। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप शाहिद साहब से पूछें कि वो अताई हैं या वो सीखा हुआ उन्होंने। एक तो इस बात का जवाब दीजिए। अच्छा, ये दो सवाल उन्होंने पूछे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। अताई और मिरासी का जिक्र होता है अक्सर कि अताई, और आप अताई हैं या मिरासी है, लेकिन अताई है या सीखे हुए हैं ये एक जरा अलग बात है। मैं आपको बताता हूँ। देखें, अताई कहते हैं उनको जो जिनको इनके खानदान में किसी ने काम ना किया हुआ हो, ये अताई है। अलिफ से, अलिफ ते अलिफ छोटी है। अच्छा अच्छा, अताई ठीक है। ये इस तरह है। एक एन वाला है, एक एन वाला अता है, वो अल्लाह का अता है, वो अल्लाह का अता वो मिरासी भी होगा और अताई भी होगा। ओके। अगर मिरासी को भी एन वाली अता नहीं है ना तो वो भी अच्छा नहीं कर सकता। तो वो वाली अता तो दोनों को जरूरत है। ये अताई जो है अलिफ से अताई है। सही है। ये मतलब इनका काम नहीं है घराना, लेकिन ये कर रहे हैं बस काम चला हुआ है, ठीक है। और एक है मिरासी जिनकी खानदानी मिरास है, उनके बाप दादा परदादा चलते चले आ रहे हैं, घरानों का सिलसिला चलता चला रहा है, तो वो कहलाते हैं मिरासी। अब जो उन्होंने कहा कि सीखा हुआ, अगर मिरासी की भी औलाद होगी और अगर वो सीखेगी नहीं तो वो नजर आ जाएगा कि यार ये सीखा हुआ नहीं है, ये तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। तो सीखना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है ना। आपके उस्ताद फिर बताएं कौन है? हाँ, ये है कि मैंने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस्ताद नईम सलमान साहब, नईम सलाम साहब, उनका इंतकाल हो गया बेचारों का। लेकिन वो उनके पास बहुत इल्म था और बहुत ज़बरदस्त वो उस्ताद थे और बहुत प्यार से उन्होंने सिखाया। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सीखा क्लासिकल ट्रेनिंग में, बहुत ज़्यादा मैं हमेशा कहता हूँ जो सच बात है वो करनी चाहिए। मैंने सुन के बहुत ज़्यादा सीखा है। लेकिन अपने उस्ताद से भी बेसिक क्लासेस जो होती हैं, जो उनकी थोड़ी सी नो-हाउ होती है, वो मैंने उनसे ली। लेकिन हमारा काम कुछ सिलसिला का होता है कि हम टाइम नहीं दे पाते, और ये इसमें कोई मैं एक्सक्यूज नहीं करूंगा, ये मेरी नाअहली है कि मैंने ठीक से क्लासिकल म्यूजिक सीखा नहीं। मैं और अच्छा गा सकता हूं। रियाजत करते हैं? मैं रियाजत करता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, जो आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है। जी जी। आपने यहाँ पे अभी अमेरिकन एक खातून से शादी की जी, और उनके बारे में बताइए कि वो आपके साथ उनका कैसा सलूक रहा और उनके साथ आपकी कैसे मेल मिलाप हुआ, और थोड़ा सा डिफरेंस भी बता दें हमारी पाकिस्तानी जो ख्वातीन है, जो यहाँ की ख्वातीन। जी बिल्कुल। मेरे यहाँ पे जो अभी शादी हुई है दोबारा, तो आयशा उनका नाम है और वो कन्वर्टेड है। और शादी के बाद कन्वर्ट नहीं, कन्वर्ट वो पहले हो चुकी थी। मुस्लिम? अच्छा, पहले मुस्लिम, पहले क्रिश्चियन थी। तो 23 इयर्स बैक उनकी भी एक शादी हुई थी, तो वो उससे भी पहले वो मुस्लिम हुई थी। वो शादी के बाद मुस्लिम नहीं हुई है। खुद स्टडी करके पढ़ के कॉन्सेप्चुअली फिलोसॉफिकली कन्विंस हो कि वो मुस्लिम हुई। जी जी जी। तो खुद से स्टडी करके और उसके बाद वो मुस्लिम हुई है। और फिर उन्होंने एक शादी की और वो ब्रेकअप हुआ, तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हमारे एक दोस्त ने करवाई और फिर हम दोनों को एक दूसरे की समझ में आई, तो हमने शादी की। और डिफरेंस ये है कि जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव चीजें उधर भी हैं, कुछ इधर भी हैं। इधर मुझे जो पॉजिटिव चीजें आयशा की लगी, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बस होल्ड करके और बस अपनी इजारादारी है घर में, वो स्पेस देती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, सपोर्ट करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो म्यूजिक, जब हमारी शादी की बात शुरू हुई थी तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था। मैंने कहा मैं उस शर्त पे शादी करूंगी कि अपना म्यूजिक नहीं छोड़ना है। अच्छा, आपका तो वैसे ही पाकिस्तानी हमें कहती है पहले एक काम छड़ कोई और कर। बिल्कुल सही। तो इन्होंने कहा कि म्यूजिक नहीं छोड़ना है, अपना म्यूजिक, नया म्यूजिक बनाना नहीं छोड़ना है, वो करते रहना है। भले आप कवर्स भी कर रहे हैं, शोज भी कर रहे हैं, लेकिन अपना म्यूजिक बनाते रहना है। ये उसको सेंस था। तो ये बात मुझे बड़ी क्लिक की। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा जैसे कि मेरा बच्चा मेरे साथ है, 14 ईयर ओल्ड है रजा जी। तो मैं परेशान होता था कि स्टेप मदर आएंगी या कोई और, तो वो किस तरह बच्चे के साथ बिहेवियर हो गया। आप यकीन जाने अली भाई, आप तो देख रहे हैं, आप तो गवाह, तो मुझसे ज्यादा तो रजा का ख्याल वो रखती है। बिल्कुल, मैंने यही ऑब्जर्व मुझसे ज्यादा तो वो उसकी पसंद नापसंद, क्या चीज उसको पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस वक्त वो खाएगा किस वक्त जाएगा। अच्छा, उसने ये इस चीज को देखा है लेकिन बोल नहीं रहा कि ये उसको पसंद है, वो उसके लिए आ गई। तो ये
मेरे शायद कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे थोड़े बहुत, तो अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी वाइफ जो है वो दी। अल्लाह अच्छा, का वैसे बड़ा ये शुक्र। तो वैसे उनकी बड़ाई है वैसे कि उन्होंने मुख्तलिफ मजहब को पहले स्टडी किया। जी बिल्कुल ऐसी, ये भी एक कम लोगों में ऐसा होता है ना, बिल्कुल कि ऐसी। आपने- वरना ये होता है कि पर्सनल पसंद आ गया, कोई शख्सियत पसंद आ गई, जी। उसने कहा कि जी मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो आपको, तो उसने उस शख्सियत की मोहब्बत में आके इस्लाम कबूल कर लिया। ये भी ऐसे भी केसेस है, लेकिन ऐसे यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है। ये पहले से ही मुस्लिम हुई है, पढ़ के स्टडी करके अपने शऊर से अल्लाह ने इनको हिदायत दी है और फिर इन्होंने शादी की। मैं शरीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मैंने मच। लाइफ में जितने भी इंटरव्यूज किए हैं और खास तौर पे ह्यूस्टन में, अमेरिका में जितने भी मैंने इंटरव्यूज किए हैं, मुझे सबसे ज्यादा मजा आपके साथ अरे गुफ्तगू थैंक यू करके सो आया है। मच। और 3-4 दफा मेरे रोंगटे खड़े हुए आपकी गुफ्तगू थैंक यू सो सुनते मच। हुए। खास तौर आपकी पे- शख्सियत खुद, अली भाई आप क्लोजिंग अपने दे दीजिएगा। आपकी शख्सियत खुद एक बहुत माशाल्लाह, आप बहुत सारे टैलेंट आपके अंदर हैं, राइटिंग भी है, स्पीकिंग भी है, आपकी शख्सियत मोहब्बत, जहाँ जाते हैं मोहब्बत बांटते हैं और लोग आपकी तरफ ऐसे आते हैं जैसे एक मैग्नेट की तरफ एक मैग्नेट जाता है। तो माशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि आप और आगे सक्सेस पे जाएं। आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ मिलके यकीन जाने मेरा दिल और मेरी ज़बान और मेरी बॉडी एक साथ होके ही कह रही है कि आपके साथ मिलके बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और रजा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया कि तुमने इतनी जबरदस्त वीडियो हमारी बनाई। थैंक यू सो मच।